नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। डेट भी आ चुकी है और वो डेट निर्धारित भी हो चुकी है कि आपका एग्ज़ाम 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच होना है। ऐसे में आप सभी के सामने या फिर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा संकट का विषय है कि हम पूरा सिलेबस कहाँ से कवर करें। तो आप सभी अपना पूरा सिलेबस यूट्यूब पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ पर भी आपको बेहतर कंटेंट मिले आप वहाँ से कवर कर लीजिए। मेरे से जितनी यूनिट मैं कर पाऊँगा उतना यूनिट मैं कवर करूँगा। दूसरी बात कि मैं जिस भी यूनिट को कवर करूँगा उसको संपूर्ण और व्यवस्थित कंटेंट के साथ में कवर करूँगा। ऐसा नहीं आधा अधूरा छोड़ करके अगर करना चाहूँ तो एक एक वीडियो में दो दो तीन तीन वीडियो में एक एक यूनिट भी कवर करी जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं यूनिट 7 और यूनिट 9 इस चैनल पर संपूर्ण व्यवस्थित पीवाईक्यू एमसीक्यू लाइन बाय लाइन कंटेंट के साथ लिस्ट बन चुकी है और वो संपूर्ण कंटेंट है। वहीं पर यूनिट फर्स्ट जो कि हिंदी भाषा और विकास उसका विकास है, इसके ऊपर हम पीवाईक्यू की सीरीज़ लेकर के आए थे और उस पीवाईक्यू का आज यह लास्ट वीडियो है। यानी यूनिट फर्स्ट, यूनिट 7, यूनिट 9 इन तीनों यूनिट के ऊपर आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो आपके सामने है उस पर प्लेलिस्ट बन चुका है और इस पर कंटेंट पड़ चुका है। आपको मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सभी यूनिटों पर सारे यूनिट के जितने भी पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर के वो पूरा करवाऊँगा और सभी यूनिट पर जितना यूनिट हो पाएगा मैं संपूर्ण कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के 121 यानी 121वें प्रश्न पर। इसके पहले हम 120 प्रश्न कर चुके हैं पीवाईक्यू में, आप जा कर के देख सकते हैं। और वो 2 यूनिट देखने के बाद अगर वो 2 यूनिट आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सीरीज़ के बारे में बता सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ग, ट, ड, च, ठ। मूर्धन्य ध्वनि पर हम बराबर बात करते आए हैं, तो आप जा करके देखिए। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ये पांचों वर्ग का यही क्रम है। कंठ क वर्ग, कंठ तालव्य यानी च वर्ग, मूर्धन्य यानी ट वर्ग, यानी ट, ठ और ड, यानी बी, सी और ई। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2023 सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 122, उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। इसमें जो उपयुक्त कथन है उसके ऊपर हमें चयन जाना है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। बी, स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंड और खंडेतर। सी, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। डी, अब इसमें देखिए स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता और स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, यानी ए और सी जिस भी ऑप्शन में है आप उसे कट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें समझिए या तो ए सही होगा या सी सही होगा। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। देखिए आप सुनते आए हैं, प्रारंभ से ही सुनते आए हैं कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए जिसमें भी है आप उसको कट कर सकते हैं। और स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है यह भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी जिसमें है आप उसकी तरफ जा सकते हैं, यानी ए और सी। इसको भी कट कर सकते हैं क्योंकि इसमें सी नहीं है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड और खंडेतर, बिल्कुल सत्य है बी। और उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, बी, सी, ई। आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जून 2023 सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 123। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। बी,
विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। सी, मानव भाषा यादृच्छिक होती है। डी, भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। ई, स्थान और काल का अंतरण मानवीयतर भाषा का गुण है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए ए, सी, डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसमें देखते हैं मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, आप देखते हैं। उसके बाद विविधता मानव भाषा का विलक्षण नहीं है, गलत। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, सही बात है। अब जब हम भाषा पढ़ते हैं तो भाषा के महत्वपूर्ण बिंदु पर जब हम बात करते हैं तो भाषा एक यादृच्छिक क्रिया है, ऐसा करके हमारे सामने एक पॉइंट आता है। उसके बाद डी, भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, सत्य है। ई, रचना स्थान और काल का अंतरण मानवीयतर भाषा का गुण है, यह गलत है। यह प्रश्न देखिए यूजीसी ने जून 2023 सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरह चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 124, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है। ठीक है, अर्धमागधी बोली का संबंध किससे है? हम बार बार कहते आए हैं अर्धमागधी से ही विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यानी अवधी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। यह देखिए यूजीसी ने जून 2023 सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 125, शौर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। यह देखिए यूजीसी ने दिसंबर 2023 में पूछा गया था प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देखिए दीजिए कि इसमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर। आपको ध्यान होगा इसके पहले जब हम प्रश्न पढ़ रहे थे तो जो पूर्वी हिंदी के विकास की हम बात करते हैं तो वह अर्धमागधी से निकला हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, उसके साथ साथ एक है पहाड़ी। ठीक है, ये जो चारों हैं ये शौर सैनी अपभ्रंश से निकले हुए हैं। कौन कौन से? पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 1 को प्रश्न 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए मारवाड़ी, हाड़ौती, डुडाड़ी और मेवाती, एक तरफ कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप इसे पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं अगर आप कहें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं और बताऊं आपको। इसमें देखिए जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी का संबंध है इसमें से मारवाड़ी का संबंध मैं बताऊं तो मारवाड़ी, नेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी ये सब क्षेत्र आते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं है। वहीं मेवाती का इसमें देखिए जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी का संबंध अजमेर से है। और जो हम एक डुडाड़ी एक जो बोली है वो उसका संबंध है जयपुर से, और इसे ही हम जयपुरी भी कहते हैं। ठीक है, यानी जयपुर का पुराना नाम डुडाड़ी ही था। ठीक है, यानी A2 और C4, A2 यानी सब में है और C4 यानी हम 2 ऑप्शन को कट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो B है यानी हाड़ौती, इसका संबंध मेवाती का संबंध है कोटा से। ठीक है, तो D1
ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम चल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। यूजीसी ने दिसंबर 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर, महादेव गोविंद रनाडे, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। यह प्रश्न यूजीसी ने दिसंबर 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जहाँ तक मैं जान रहा हूँ ऑप्शन 3 होगा, बाबू श्याम सुंदर दास। अगर इस प्रश्न के करेक्ट उत्तर को आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं अभी अपलोड होने के बाद, वीडियो अपलोड होने के बाद मैं डाल दूँगा इसका उत्तर। जो भी इसके अलावा सही होगा मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बिल्कुल गलत है। आपको पता है 343 से लेकर के 351 तक जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसमें 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसलिए ऑप्शन ए कट हो जाता है। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 ईस्वी है। 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालचारी थे। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा होती है। विविध प्रकार की राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। इसमें देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, इसलिए 2 ऑप्शन इसमें से कट जाता है। अब हमें देखना है बी और डी इसमें से बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है, बी और डी। उसके बाद से देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी स्वीकृत किया गया, उस समय अध्यक्ष जो थे वो राजगोपालचारी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन चौथा होगा। यूजीसी ने दिसंबर 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1952, 1955, 1960, 1963। तो मैं बार बार कहता हूँ पहले राजभाषा आयोग का गठन 1955, उसके बाद 1960 में ही दूसरे राजभाषा आयोग का गठन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूजीसी नेट जून 2024 में प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर भी है तीसरा। अच्छा गुणवाचक सवा, क्योंकि सवा शेर तो ये संख्यावाचक है, कुछ वह सार्वनामिक विशेषण है और वहीं जो कुछ है वह क्या है, परिमाणवाचक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। जो पेपर मुझे मिला था उसमें यही था, तो इसलिए उसको मैं टाइप नहीं किया, इसको डायरेक्टली इसका फ़ोटो खींच करके मैंने एक PDF बना लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। हस्तलिखित पद में करण तत्पुरुष है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूजीसी ने जून 2024 जो पेपर लीक हो गया था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। इसमें देखिए, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया, बिल्कुल सत्य है। इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहृत होता है, बिल्कुल असत्य है यह। स, श और श का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसैनी प्राकृत के बीच मानी जाती है, यह ऑप्शन सही है। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का, हाँ, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी के पूर्वी, अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी से निकली हुई एक बोली है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, इसमें है A, D और E। अगले प्रश्न को देखिए, पाली के प्रसिद्ध व्याकरण
कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थी? 40, 41, 42 और 43। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप देखिए, यूजीसी नेट अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। इस उत्तर को देखिए ध्यान से और इसे नोट कर लीजिए। 41 ध्वनियाँ जो इसमें कच्चायन है वो पाली के में पूरे 41 ध्वनियाँ मानते हैं, जिसमें वाट स्वर और 33 व्यंजन की संख्या बताते हैं। वहीं एक पाली भाषाविद हैं मोगलान, वो 43 ध्वनियों को बताते हैं, जिसमें 10 स्वर और 33 व्यंजन की संख्या के विषय में वो बात करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आपको पता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए उदय नारायण तिवारी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर शास्त्री, ऑप्शन सी नरेंद्र देव, ऑप्शन डी नारायण चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमें देखना है। तो देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया। ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है। ललित विस्तार में उल्लिखित नाग लिपि ही नागरी है। अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई है। नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर हमें लगता है सी और केवल डी और सी, हालांकि इसका उत्तर भी थोड़ा सा अजीब दे रखा है, क्योंकि ई तो सही है, तो ई जिसमें है उसे आप कट कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। और देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी, तो ये भी सही है ए, तो इसलिए डी और सी। वहीं आप देखिएगा इस ऑप्शन में बी, ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है। इस ऑप्शन पर थोड़ा सा संशय की स्थिति है, बाकी इसको चेक कर लेंगे। आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं बाकी लोगों को भी, ताकि पता चल जाए, लेकिन मेरा मानना है इस प्रश्न का ऑप्शन डी और सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। आप बताइए कि मगही के अंतर्गत कौन कौन सी इनमें से बोलियां आती हैं? इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 138। एक तरफ शहर का नाम है, दूसरी तरफ वहाँ की बोली से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है। तो बुलंदशहर, फतेहपुर, मंडी और इटावा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप इसका बताइए, लेकिन मैं इस पर बात कर लेता हूँ। देखिए, जो कन्नौज इटावा के आसपास जो बोली जाती है वो है कन्नौज, यानी D2, आप इसमें देख सकते हैं। बाकी मैं इसको एक बार चेक भी कर लूँगा। हाँ, तो ये करेक्ट है, इटावा कन्नौजी, यानी D2। आप देख सकते हैं D2 एक ही में है, तो A3 यानी बुलंदशहर खड़ी बोली, और B4 यानी फतेहपुर अवधी, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। और मंडी ये है सिरमौरी। मंडी की सांसद का नाम आप लोगों को याद होगा, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कंगना रनौत जी हैं, वहाँ से MP। आप देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, राजभाषा संबंधी अभी प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। 350 भाषा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित कर रखा गया है। 348 के अनुसार संसद भी द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालय में कार्य द्विभाषी होंगे। द्विभाषी नहीं, गलत है, अंग्रेजी में होगा। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। 345 के अनुसार राज्य में विधान मंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं का हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में
स्वीकार कर सकेगा। उसके बाद ई जो ऑप्शन है उसमें है अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी के अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए। इसमें देखिए, इसमें जो इनकरेक्ट है हमें उसके ऊपर बात करनी है। तो इसमें हम देखते हैं 343 सही है एक तरीके से, तो ऑप्शन ए। लेकिन असत्य देखना है तो हमें असत्य इसमें से सी के साथ साथ एक जो ये ऑप्शन है विधानमंडल, ये भी सही है, तो इस ऑप्शन में ये नहीं होगा। 351 के अनुसार भाषा के विकास हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए, बिल्कुल गलत है। यानी सी और ई ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निसंदेह ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आप चेक कर सकते हैं। यूजीसी नेट अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। जो PYQ सीरीज़ थी यूनिट फर्स्ट की, उसके यूनिट फर्स्ट के सारे PYQ हमने करा दिए हैं। आप जाइए और इस प्लेलिस्ट को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एक बार इस चैनल पर मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा दूं कि इस चैनल पर किस किस यूनिट से संबंधित हम बात कर चुके हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपकी एकेडमी, वहाँ सर्च करते ही आपके सामने सबसे पहला जो यूट्यूब चैनल जो लोगो आएगा वो देख सकते हैं, यही होगा। मात्र 25 से 26 दिनों में इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोग जुड़े और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उन लोगों का। इसके प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखेंगे कि सबसे पहला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो PYQ यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा और उसके विकास का। इसमें 6 वीडियो पूरी हैं। आप मुश्किल से 1 घंटे में 2x पर वीडियो 6 वीडियो देख सकते हैं। यानी 1 घंटे में आप पूरे PYQ यूनिट फर्स्ट को देख सकते हैं। दूसरा प्लेलिस्ट यूनिट 9 हिंदी निबंध का बना हुआ है, जिसमें पूरे 19 वीडियो हैं। इसमें सारे निबंध हमने करवाए हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं हमने निबंध को, और PYQ कराया है, साथ में MCQ भी कराया है महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। उसके बाद आप देखिए सबसे नीचे है एक हिंदी निबंध UGC नेट JRF दिसंबर 2024 के नाम से, जिसमें पूरे 41 वीडियो हैं। ये 41 वीडियो आपको पूरे हिंदी कहानी के ऊपर ये जो प्लेलिस्ट है ये समर्पित है। और इस प्लेलिस्ट में हमने सारे कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है, उसके सारे PYQ को देखा है, MCQ को देखा है, और महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं एक जगह संकलित करके दिया हूँ पात्रों के साथ। तो ये है पूरा प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और वहाँ से कुछ अपने ग्रहण कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में निसंदेह बहुत लाभ करेगा। तो देखते रहिए आपकी एकेडमी। जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए आप पुरानी सारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।